डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइनफो चैनल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्रैश कोर्स का। स्टूडेंट्स, वर्क एंड एनर्जी जो है चैप्टर, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको हर मरतबा कहता हूँ कि जो प्रीवियस लेक्चर हैं, अगर आपने नहीं देखे अभी तक, तो स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट में जाके इससे जो प्रीवियस चैप्टर है मोशन एंड फोर्स वाला चैप्टर जो है, उसके स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स के जितने भी लेक्चर हमने जो है वो वीडियो लेक्चर बनाए हैं आपके लिए, सो स्टूडेंट्स वो आप ज़रूर वहाँ से जाके देख लें। और स्टूडेंट्स उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लें। साथ में स्टूडेंट्स बहुत सारे MCQs जो हैं उसको भी जो है हमने सॉल्व किया है, सो वो भी स्टूडेंट्स आप वीडियो देख लें। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम नए चैप्टर से वर्क एंड एनर्जी हमारा जो चैप्टर है, इसमें भी स्टूडेंट्स हम क्रैश कोर्स के हिसाब से ही टॉपिक्स जो है वो सेलेक्टेड टॉपिक को लेकर चलेंगे और स्टूडेंट्स इसको हम जल्दी कवर करके फिर जो है आपको इसमें जो रिलेटेड MCQs हैं वो हम आपको बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट फ़ौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और स्टूडेंट्स, इन वीडियोस से अगर आपको फ़ायदा पहुंचता हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी काइंडली ज़रूर शेयर किया करें। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले वर्क एनर्जी में आता है हमारे पास वर्क। सो स्टूडेंट्स, वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिक्स में जिसका स्टूडेंट्स फिजिकल वर्क से बहुत डिफरेंट मीनिंग निकलता है। यानी कि स्टूडेंट्स फिजिकली वर्क जो हम करते हैं, इसका मतलब ये हम डेली जो रोज़मर्रा के काम करते हैं हमारे घर से रिलेटेड और बाहर से रिलेटेड जो होते हैं, फिज़िक्स में उस काम का बिल्कुल जो है वो ताल्लुक नहीं है। उसकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है फिज़िक्स से। फिज़िक्स में स्टूडेंट्स वर्क की बिल्कुल डिफरेंट डेफिनेशन है। सो स्टूडेंट, फिज़िक्स में वर्क की डेफिनेशन है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी करे, सो ऐसे सिस्टम में स्टूडेंट्स वर्क डन होता है। ऐसे सिस्टम में स्टूडेंट्स वर्क डन होता है और इसी को फिजिक्स में हम वर्क डन कहते हैं। सो स्टूडेंट, वर्क डन की हम डेफिनेशन लिखते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले या कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करे किसी खास डायरेक्शन में। स्टूडेंट, जब कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले या डिस्टेंस कवर करे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सो ऐसे सिस्टम में स्टूडेंट वर्क डन होता है। ऐसा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वर्क डन करेगा, तो इसको स्टूडेंट वर्क डन कहते हैं। स्टूडेंट, एक और हमारे पास डेफिनेशन है वर्क की, वो है हमारे पास सिंपल डेफिनेशन, द वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वर्क is the dot product of force and displacement। so students, वर्क जो है ये डॉट प्रोडक्ट है दो क्वांटिटी का, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, वर्क हमारे पास यहाँ पर ये एक क्वांटिटी है और स्टूडेंट्स ये बराबर है F फोर्स चूँकि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर है। ये दो क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट है। और स्टूडेंट्स, ये जो वर्क है ये दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, सो लिहाजा ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। सो वर्क इज द स्केलर। उससे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आपको बता दें कि वर्क के साथ स्टूडेंट यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम अप्लाई करते हैं, वो होता है cos थीटा। सो जब भी हम स्टूडेंट्स वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं, सो साथ में हम cos थीटा
ये भी लिखते हैं। जब डॉट हट जाएगा स्टूडेंट तो एक cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर में जब भी हमारे पास दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके साथ एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो लगता है, क्योंकि वो एक उनका प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट्स एक क्वांटिटी के बराबर हो जाता है। या तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है या तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके साथ साइन लगेगा, स्केलर क्वांटिटी होगी तो उसके साथ कॉस लगेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी है। द वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी है, हैज नॉट एनी डायरेक्शन। अब स्टूडेंट देखते हैं नॉर्मली तौर पर वर्क किस तरह होता है। लेट सपोज का अगर हम डायग्राम बनाएं, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स लेट सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे देखें और यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर ये फोर्स अप्लाई हो रही है तो स्टूडेंट दोनों के दरमियान एक एंगल बनता है। ये हमारे पास फोर्स हो गई स्टूडेंट्स और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स कोई एंगल जरूर होता है और वो एंगल ही डिसाइड करता है कि यहाँ पर स्टूडेंट वर्क कैसा होगा। दो के वर्क अगर यहाँ पर 0 है या मैक्सिमम है या फिर मिनिमम वर्क है, यहाँ पर स्टूडेंट कंडीशन है, 3 कंडीशन है हमारे पास। एक हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है, एक हमें जो है वो 0 वर्क मिलता है और एक नेगेटिव में वर्क मिलता है। मैक्सिमम और मिनिमम 0 यानी कि मिनिमम वर्क हो जाएगा और स्टूडेंट्स एक हमारे पास नेगेटिव वर्क होगा, यानी कि जो फोर्स होगी वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होगी। तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में हमारे पास लेट सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो अगर हमें एंगल 90 से कम मिले तो स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा, मूव करेगा। सो ये एंगल आप देख सकते हैं स्टूडेंट 90 से कम है। 90 से कम कितना भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो यहाँ पे हमें एंगल जो है वर्क वो मिल जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि फोर्स की भी यही डायरेक्शन हो और डिस्प्लेसमेंट की भी यही डायरेक्शन हो, तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम हमें वर्क मिलेगा, यानी कि वर्क की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पर ऐसी कंडीशन में। क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब भी हम फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट भी उसी एंगल से होगा, सो स्टूडेंट वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर कंडीशन हम देखते हैं। कंडीशन हमारे पास एंगल से हमें कंडीशन मिल जाएगी। लेट सपोज अगर हमारे पास एंगल थीटा हमारे पास यहाँ पर हो 1 थीटा हम सबसे पहले ले लेते हैं 0 डिग्री। तो स्टूडेंट अगर थीटा एंगल हमारे पास 0 डिग्री का होगा तो स्टूडेंट्स वर्क डन हमें मिलेगा, वर्क के फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0 और कॉस 0 स्टूडेंट्स 1 के बराबर होता है। तो हमें मैक्सिमम वर्क यहाँ पे मिलेगा, एफ डी हमें मैक्सिमम वर्क मिल जाएगा ऐसी कंडीशन के अंदर। स्टूडेंट इसी तरह से अगर एंगल 90 डिग्री हो तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में हमें जो वर्क मिलेगा वो स्टूडेंट्स हमें 0 वर्क मिलेगा, क्योंकि cos 90 स्टूडेंट्स 0 के बराबर होता है। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हमारे पास जो वर्क होगा वो 0 होगा, बॉडी मूव नहीं करेगी। इसकी एग्जांपल है, लेट सपोज कि कोई भी पर्सन अगर हैंड में अगर बैग या फिर कोई भी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट कैरी करेगा और कैरी करता वो मूव करेगा, सो स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट का जो वर्क होगा, जो कोई भी पर्सन कैरी कर रहा है उसको, वो वर्क स्टूडेंट 0 वहाँ पर 0 वर्क होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट उस
का जो वेट है, वेट की फोर्स स्टूडेंट यहाँ पे लगेगी जो कि डाउनवर्ड होगी, और डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में पर्सन मूव कर रहा है। सो ऐसी कंडीशन में एंगल 90 बनेगा और 90 एंगल स्टूडेंट 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमें थीटा 180 मिले तो क्या होगा। सो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो वर्क होगा वो हमें नेगेटिव वर्क मिलेगा, यानी कि माइनस हमें वर्क डन मिलेगा। कॉस 180 माइनस 1 होता है। सो ऐसी नेगेटिव वर्क की जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जैसे कि मास अटैच टू स्प्रिंग में स्टूडेंट्स हम बॉडी को मूव करवाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। डिस्प्लेसमेंट फोर्स जो है स्ट्रेचिंग फोर्स के अगेंस्ट होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर हम कोई भी बॉडी ऊपर थ्रो करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट उसका नीचे होता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर भी स्टूडेंट फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा। सो ये भी स्टूडेंट्स नेगेटिव वर्क डन की एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स वर्क डन का हम यूनिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन का यूनिट क्या होगा। सो स्टूडेंट्स यूनिट हमारे पास जो वर्क डन का होगा, वर्क डन स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इसके फॉर्मूले से यूनिट बनाना चाहें तो उसके फॉर्मूले से हमारे पास यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट न्यूटन मीटर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ न्यूटन मीटर नहीं रहेगा, एक और इसका यूनिट होता है हमारे पास 1 जूल इसका यूनिट होता है। जूल वर्क का यूनिट होगा, क्योंकि 1 जूल स्टूडेंट्स ये बराबर होगा 1 न्यूटन इनटू मीटर के। जब भी 1 जूल का वर्क डन किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा, इसका मतलब कि बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगी है और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। 1 जूल इज डिफाइंड एज द 1 न्यूटन force is applied on an object, it displays 1 meter. So students जब भी हमारे पास एक जूल का हमें वर्क, 1 जूल का स्टूडेंट वर्क हमें जब मिलेगा जब एक जो है वो 1 न्यूटन की फोर्स लगेगी और 1 मीटर जो है वो स्टूडेंट बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी। सो ऐसा यूनिट स्टूडेंट इसका हमारे पास जूल हो गया। इसी तरह स्टूडेंट सीजीएस सिस्टम में हमारे पास वर्क का यूनिट होता है अर्ग। अर्ग स्टूडेंट सीजीएस सिस्टम में हमारे पास वर्क का यूनिट होता है, और 1 अर्ग स्टूडेंट बराबर होता है 1 डाइम इनटू सेंटीमीटर। यानी कि स्टूडेंट 1 अर्ग हमें वर्क जब मिलेगा जब एक डाइम की किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर जाए, ऐसा वर्क डन जो है हमारे पास 1 अर्ग के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स ये भी हम देख लेते हैं कि जो अर्ग है वो कितने जूल के बराबर होगा। सो स्टूडेंट्स 1 अर्ग ये हमारे पास बराबर होगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ जूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो अर्ग है ये हमारे पास बड़ा यूनिट है और जूल हमारे पास छोटा यूनिट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो 1 अर्ग जो है वो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ मीटर के बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास वर्क है वो कितने टाइप्स का होता है। वर्क स्टूडेंट्स हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप्स के वर्क होते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास वर्क जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास नॉर्मली जो वर्क होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है और दूसरा है हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स से क्या मुराद है। सो स्टूडेंट्स कांस्टेंट फोर्स हमारे पास वो फोर्स होगी कि जब वर्क डन स्टूडेंट जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क
हो, तो जब उसके ऊपर फोर्स लगे और वो डिस्प्लेस कर जाए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कोई ख़ास पोजीशन वो एक्वायर कर ले, सो स्टूडेंट्स ऐसे वर्क डन को हम कहते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। क्योंकि स्टूडेंट्स जो बॉडी डिस्प्लेस हुई है, जिसने अपनी पोजीशन चेंज की है, वो स्टूडेंट्स वो एक कांस्टेंट फोर्स के ज़रिए स्टूडेंट्स उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, वो जो है वो बॉडी डिस्प्लेस हुई है दो पॉइंट्स के दरमियान। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक वर्क होता है हमारे पास वेरिएबल फोर्स के ज़रिए, यानी कि जब हमारे पास वर्क हो सो वहाँ पर स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट हो, उस डिस्प्लेसमेंट के स्टूडेंट्स हर पॉइंट पे फोर्स के कंपोनेंट बना दिए जाए, यानी कि फोर्स जो है स्टूडेंट्स वहाँ पर वेरिएबल फोर्स हो, और स्टूडेंट्स वहाँ पर जो हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान जो वर्क हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कवर हुआ है वर्क के ज़रिए, जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, स्टूडेंट्स उन दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क के कंपोनेंट बना दिए जाएं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो ऐसी स्टूडेंट्स ऐसे वर्क डन को हम कहते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सो स्टूडेंट्स वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल हम अगर डेली रूटीन में अगर हम देखें, सो स्टूडेंट्स वेरिएबल फोर्स हमें मिल जाती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, सो स्टूडेंट्स ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। वो स्टूडेंट्स वेरिएबल फोर्स होती है क्योंकि स्टूडेंट्स हर पॉइंट पर स्टूडेंट्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है सो हर पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती रहती है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती रहती है, जिसकी वजह से फोर्स स्टूडेंट बढ़ती रहती है। लेट्स सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट आप थ्रो करेंगे तो वो ऊपर जाते जाते स्लो होता जाएगा, जैसे आपने नीचे से थ्रो किया था उसकी स्पीड ज़्यादा थी, वो ऊपर जाएगा, उसके ऊपर चूंकि वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रही है, सो लिहाजा क्या होगा, ग्रेजुअली वो स्लो डाउन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और फिर जैसे ही स्टूडेंट्स वो नीचे आएगा, वो स्टून या कोई भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स जब नीचे आएगा सो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर स्टूडेंट जब नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है ग्रेविटेशनल फील्ड में तो हर पॉइंट में स्टूडेंट्स उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगती है, लिहाजा उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, वो तेज़ी से नीचे आता है। सो ये स्टूडेंट ग्रेविटेशनल वेरिएबल फोर्स की एग्जाम्पल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स वेरिएबल फोर्स हमें मिल जाती है जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो पॉइंट चार्ज में स्टूडेंट्स पॉइंट चार्ज की जब हम बात करते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है स्टूडेंट, वो भी हमारे पास वेरिएबल फोर्स है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी जो फोर्स है हमारे पास, वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स है। स्टूडेंट इसी तरह से जो मास अटैच टू स्प्रिंग वाले कॉन्सेप्ट में भी अगर हम स्प्रिंग में अगर हम फोर्स को देखें, जो स्ट्रेचिंग फोर्स होती है, तो स्टूडेंट वहाँ पे जो फोर्स होती है स्टूडेंट वो भी वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि जैसे ही हम स्प्रिंग को स्टूडेंट स्ट्रेच करेंगे, जो हमारे पास स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच किया जाएगा, सो स्टूडेंट्स उस कंडीशन में उसके ऊपर फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी, मैक्सिमम फोर्स होगी, और फिर जो है स्टूडेंट जैसे जैसे उसको ज़्यादा स्ट्रेच किया जाएगा उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती रहेगी और रीस्टोरिंग फोर्स उसमें ज़्यादा स्टोर हो जाएगी। और फिर स्टूडेंट जैसे ही वो रिलीज़ किया जाएगा, तो जैसे ही वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, सो स्टूडेंट उसकी स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। सो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो फोर्स अप्लाई होगी वो वेरिएबल फोर्स कहलाएगी।
और स्टूडेंट्स जो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स की एग्जांपल है वो हमारे पास स्टूडेंट फ्रिक्शनल फोर्स की एग्जांपल है। स्टूडेंट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट फोर्स होती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो एयर रेजिस्टेंस है ये भी हमारे पास कांस्टेंट फोर्स की एग्जांपल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो स्ट्रिंग में या फिर रॉक वगैरह में जो टेंशन क्रिएट होती है जब भी कोई हैवी मास जो है उससे अटैच कर दिया जाए, सो स्टूडेंट्स वो टेंशन फोर्स जो है वो भी हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है। तो ये स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स थी वेरिएबल और कांस्टेंट फोर्स। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स के दरमियान फ़र्क जो है वो समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इनके फार्मूलाज की, इनकी इक्वेशंस की। सो स्टूडेंट्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो तो हमने आपको बता दिया, वो हमारे पास है F वर्क डन हमारे पास बराबर होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर हमारे पास वर्क डन हो जाएगा बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सो क्या स्टूडेंट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ये फॉर्मूला चेंज होगा? सो स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा, बस फॉर्मूले में कुछ स्टूडेंट्स हम एडिशन कर देंगे, कुछ इजाफा हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट जब भी हम वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला बनाने जाएंगे इसकी स्टूडेंट्स हम डेरिवेशन करते हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं कि जो वर्क होता है ये स्टूडेंट जो होल पाथ जो वर्क होता है उसको हम सिर्फ डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स के दरमियान स्टूडेंट जो वर्क डन हुआ है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल जो है वो एलिमेंट में वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम तमाम वर्क डन जो है वो ऐड करके उसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं जो कि इसी के बराबर होता है, लेकिन कुछ जो है वो उसमें एडिशन हो जाता है। सो स्टूडेंट्स अब हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए जो है वो फॉर्मूला बनाते हैं और देखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है वो कैसे जो है वो बनता है। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इसी तरह से वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। तो उसके लिए लेट्स सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट लेट्स सपोज ए है और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट बी है। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज अब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे स्टूडेंट लेट्स सपोज वर्क डन हुआ है ए टू बी के दरमियान, और यहाँ पर स्टूडेंट जो फोर्स अप्लाई हुई है वो वेरिएबल फोर्स है। अब स्टूडेंट हम डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते वेरिएबल फोर्स के जरिए स्टूडेंट वर्क डन का फॉर्मूला, लेकिन जो हमारे पास वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला है उसके बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस होल पाथ को डिवाइड कर देंगे स्मॉल एलिमेंट में। सो स्टूडेंट्स स्मॉल इक्वल एलिमेंट में हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसका पूरा जो डिस्टेंस है वो इक्वली जो है वो हम डिवाइड कर देंगे, ताकि स्टूडेंट्स क्या हो हर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जब इक्वल होगा तो उसके दरमियान जो फोर्स लगेगी स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास सेम मिलेगी, हमें कांस्टेंट फोर्स मिलेगी। यहाँ पे लेट्स सपोज इसको हमने 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं, इसको 3, वहाँ पर जो है वो n तक हम वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास n तक जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पर हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये फोर्स अप्लाई हुई है और ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। सो इसके दरमियान स्टूडेंट्स यहाँ पे लेट्स सपोज ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के दरमियान एंगल थीटा है और ये F1 हो गया, इसी तरह से ये F2 हो गया और इसी तरह से स्टूडेंट ये F हमारे पास F3 F2 और ये इनके दरमियान स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट है इसको डेल्टा D हम उससे रिप्रेजेंट कराते हैं, डेल्टा D1 और डेल्टा D2
और डेल्टा D3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारे पास फोर्स अब हम कैलकुलेट करेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान, वो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स आएगी। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास पहला जो वर्क डन होगा, वर्क डन 1 to 2, ये हमारे पास बराबर होगा फोर्स 1, या हम वर्क डन 1 कैलकुलेट कर लेते हैं और फोर्स 1 और डेल्टा D1 और कॉस थीटा 1, क्योंकि एंगल भी है, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड के लिए वर्क कैलकुलेट करेंगे, तो W2 ये हमारे पास बराबर हो जाएगा F2। अब जैसे ही हम सेकंड फोर्स के लिए कैलकुलेट करने जाएंगे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस को एलिमेंट में डिवाइड किया है, डिस्प्लेसमेंट को एलिमेंट में स्टूडेंट डिवाइड किया है, अगर ये डिवाइड ना किया जाए तो स्टूडेंट्स फोर्स जो है हमारे पास कैलकुलेट नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही हम सेकंड वर्क कैलकुलेट करने जाते हैं, अलग अलग वर्क कैलकुलेट करेंगे, सो हमें जो फोर्स स्टूडेंट मिलेगी वो कांस्टेंट ही फोर्स मिलेगी। अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, फोर्स चेंज हो जाएगी। अगर 1 से 2 और 2 से 3 हम जो है वो वर्क कैलकुलेट करेंगे तो हमें फोर्स चेंज मिलेगी। लेकिन अगर हम अलग अलग वर्क अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें फोर्स जो है वो कांस्टेंट मिलेगी स्मॉल एलिमेंट में। जैसे हम फोर्स को जब हम कम करें, कि हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा D1 cos थीटा 1, सो वर्क डन 3 is equal to F3 delta D3 cos theta 3, and students Wn is equal to Fn delta D n cos theta n। अब स्टूडेंट्स अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे, सो ये टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास बराबर है W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस Wn। अब Wt स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला पुट कर देंगे, F डॉट D डेल्टा D1 cos थीटा 1 और प्लस F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1 प्लस F3 cos थीटा 3 प्लस Fn cos थीटा n। अब अगर स्टूडेंट्स हम cos थीटा 1 जो है ये हम फोर्स के साथ ले लेते हैं अगर हम चाहें तो, ताकि हमें फॉर्मूला बनाने में आसानी हो जाए। सो अब हम क्या करेंगे, ये cos थीटा जो है फोर्स के साथ हम इसको ले लेंगे, F1 cos थीटा 1। ये एक स्टेप स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो ये स्टेप जो है वो इस तरह से कर लें, या फिर ये स्टेप ऐसे ही रहने दें, cos थीटा 1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos थीटा 2 और डेल्टा D1 प्लस F3 cos थीटा 3 डेल्टा D3 प्लस, और ये हमारे पास Fn cos थीटा n डेल्टा Dn। सो स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो ये वाला स्टेप जो है वो इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि हम जो है वो cos थीटा जो है ये फोर्स का एंगल है, सो हम इसको जो है वो फोर्स के साथ लिखेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला जो है वो वैलिड रहे।
सो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल वर्क हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, ये हमने जितने भी वर्क यहाँ तक कैलकुलेट किए हैं, n तक वर्क हमने अलग अलग लिखे हैं, इसको हम एक साथ लिख लेंगे, इसको हम कंबाइन कर लेंगे। अब इसको इन सब को स्टूडेंट्स ऐड कर लेंगे, तमाम जो है वो वर्क डन को, और हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। अब स्टूडेंट हम इस सब को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ये बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे ही हम इन सारे वर्क डन को ऐड करेंगे, सो एक साइन के साथ हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम समेशन का साइन लगाएंगे, समेशन ऑफ, लाइक सपोज ये हम जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, पार्टिकल की फोर्स है, सो आई पार्टिकल ये बराबर है 1 to n, ये हमारे पास f i cos थीटा i और डेल्टा डी आई, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला हो गया टोटल वर्क डन का, हमने स्टूडेंट्स फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है टोटल वर्क डन का। ये स्टूडेंट्स हमने टोटल वर्क डन का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। हम समेशन के साथ इन सबको ऐड कर लेंगे और ये हमारा स्टूडेंट्स फॉर्मूला बन गया। जब भी हम स्टूडेंट्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो उसका तरीका यही होगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो वर्क डन है ये स्टूडेंट्स हम ग्राफ के ज़रिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट जो ग्राफ हमारा बनेगा उस ग्राफ के ज़रिए भी स्टूडेंट्स जो हम वर्क डन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर ग्राफ। सो स्टूडेंट्स हम जो है वो ग्राफ के ज़रिए भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एरिया अंडर ग्राफ जो है वो स्टूडेंट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अंडर एरिया ग्राफ जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क होगा, उसको भी स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ की मदद से हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स हो जाएगी। सो एरिया जो होगा स्टूडेंट्स अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो एरिया हमारे पास बनेगा, सो ये एरिया जो है वो हम जो कैलकुलेट करेंगे ये वर्क डन ही होगा। सो वर्क डन जो है वो इस एरिया के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट सपोज ये हमारे पास पॉइंट ए है, यहाँ से लेट सपोज हम ले लेते हैं कि ये एक पार्टिकल है और वो दो पॉइंट्स के दरमियान उसने डिस्प्लेस किया है और वर्क किया है। सो स्टूडेंट्स इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास ये और इसको हम ऐसे खींच देंगे। अब स्टूडेंट्स इसका जो ग्राफ बनेगा ये जो हमारे पास शेडेड एरिया होगा इसके अंदर का जो एरिया है ये कैलकुलेट किया जा सकता है फॉर्मूले की मदद से और ये हमारे पास वर्क डन होगा। सो स्टूडेंट लेट सपोज ये जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी के जो वर्क डन जो है वो किया गया है किसी पार्टिकल के ज़रिए लेट सपोज। सो इस वर्क डन को भी लेट सपोज कि हम स्मॉल जो एलिमेंट है उसमें हम अगर डिवाइड कर दें, जो डिस्प्लेसमेंट है होल डिस्प्लेसमेंट इसको हम स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ से भी हमें वर्क डन मिल सकता है। सो लेट सपोज कि हम इसको अगर डिवाइड कर दें छोटे एलिमेंट में, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है और हर दो पॉइंट्स के दरमियान हम एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट ये जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ये एरिया जो है वो अंडर ग्राफ ये हमारे पास होगा वर्क डन। अब लेट सपोज ये जो एरिया है इसको हमने स्मॉल जो एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पर जो हर ये एलिमेंट है जो आपको दिख रहा है ये शेडेड एरिया, ये स्टूडेंट्स हम इसका वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। सबका वर्क डन स्टूडेंट्स अलग अलग कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे।
ये जब सबका वर्क डन स्टूडेंट्स हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने अभी ये इसका वर्क डन ए टू बी जो वर्क डन कैलकुलेट किया है, बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसका भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो वर्क डन है वो हमारे पास आ जाएगा इस एरिया अंडर ग्राफ का। सो लेट सपोज जो इसका फॉर्मूला था हमारे पास, वो ही हम फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास स्मॉल एलिमेंट के लिए सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो ही स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा समेशन I1 to n और फोर्स I cos थीटा I और डेल्टा डी आई। ये स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन का हमारे पास ग्राफ के लिए। सो स्टूडेंट्स ग्राफ के जरिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल रेक्टेंगल एरिया होता सो स्टूडेंट्स हम आसानी से हम रेक्टेंगल फार्मूले के ज़रिए जो है वो एरिया कैलकुलेट करके इसका फार्मूला निकाल लेते। सो स्टूडेंट्स अब हम स्टूडेंट्स अगर लेट सपोज ये जो हमारे पास एरिया हमें यहाँ पर एरिया अंडर ग्राफ दिखाया गया है, लेट सपोज अगर इसको हम प्रिसाइज करना चाहें और ज़्यादा जो है वो प्रिसाइज कैलकुलेट करना चाहें, सो स्टूडेंट्स वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम फिर स्टूडेंट क्या करेंगे, ये अगर एलिमेंट जो है इसको हम और स्मॉल कर देंगे, यानी कि इतना छोटा कर देंगे कि वो ज़ीरो को अप्रोच करने लगे, ऑलमोस्ट ज़ीरो को अप्रोच करने लगे, ज़ीरो के करीब करीब हो जाए, बहुत ज़्यादा लेकिन बिल्कुल ज़ीरो ना हो। सो ऐसा डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट पे जो स्टूडेंट्स जो हमारे पास वर्क डन होगा, वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स मैथमेटिक का वही फार्मूला जो हमने वेलोसिटी के लिए लगाया था, यानी कि लिमिट वाला फार्मूला, सो यहाँ पर भी हम लिमिट लगा देंगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, फॉर मोर प्रिसाइज मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेल्टा डी मच लेस देन डेल्टा डी स्टूडेंट, उसको हम और कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे इट इज अप्रोचेस टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में फिर हमें जो वर्क डन मिलेगा वो हमें जो है स्टूडेंट्स वो प्रिसाइज मेजरमेंट मिलेगी हमें वर्क डन की, और वहाँ पर स्टूडेंट्स फिर हम लिमिट लगा देंगे। देन वी अप्लाई लिमिट, सो स्टूडेंट्स अब हम फिर क्या करेंगे, वर्क जो होगा हमारा लेट सपोज के वो इंस्टेंटेनियस वर्क हो जाएगा और वो हमारे पास बराबर होगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो समेशन 1 to n फोर्स I पार्टिकल cos I डेल्टा डी आई। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा फॉर व्हेन वी अप्लाइंग द लिमिट्स, जब भी हम लिमिट लगाएंगे यानी कि डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट को बहुत स्मॉल कर देंगे, सो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में फोर्स जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी और जो हमें वर्क मिलेगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वर्क कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो वर्क जो डिफरेंट फील्ड के अंदर होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
अब स्टूडेंट्स हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड देखते हैं कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जब भी स्टूडेंट्स कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा हो ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे आ रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वर्क डन करता है। अब स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन के अंदर जब भी वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो, सो स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं पहले तो हम आपको ये बता दें। सो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फील्ड या हमारे पास कोई भी हमारे पास फील्ड हो, वो फील्ड स्टूडेंट्स वो किसी फोर्स की वजह से होती है। वहाँ पर अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रही हो किसी वजह से, लेट सपोज जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अर्थ के पुल की वजह से है। सो अर्थ का पुल जो है स्टूडेंट ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक जो है वो अर्थ के सरफेस से मौजूद होता है। सो स्टूडेंट्स अर्थ के सरफेस से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक जो है ये अर्थ का पुल रहता है। सो अर्थ के पुल की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। सो फील्ड फोर्स स्टूडेंट्स किसी भी चीज की हो, फील्ड फोर्स इज अ पुल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर स्टूडेंट्स चार्ज की फील्ड में, लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी दूसरा चार्ज या टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स लगेगी। सो वहां पर भी स्टूडेंट जो फोर्स है वो फील्ड फोर्स कहलाएगी चार्ज की वजह से। सो स्टूडेंट वहां पर जो पुल होगा वो चार्ज की फोर्स की वजह से होगा, अगर चार्ज वहां पे मौजूद है तो उसकी सराउंडिंग में जो फील्ड है वो उसको जो है वो पुल कर रही है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अर्थ की जो सराउंडिंग है इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट तक जो है वो फील्ड मौजूद है जिसको हम अर्थ का पुल कह रहे हैं। सो ये जो है वो स्टूडेंट्स अर्थ का पुल है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट उस पॉइंट पर या उस पॉइंट के दरमियान होगा अर्थ की स्पेसिफिक फील्ड में, सो स्टूडेंट वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को जो है वो फोर्स लगेगी क्योंकि वो फील्ड के अंदर मौजूद है। स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फील्ड में लेट सपोज कि हम 3 पॉइंट बना लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में। लेट सपोज ए और लेट सपोज यहाँ पर हम बी बना लेते हैं और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक पॉइंट सी बना लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने 3 पॉइंट बना लिए। अब हम स्टूडेंट्स हम जो वर्क है वो 3 जगह कैलकुलेट करेंगे, ए से बी और बी से सी और सी से ए में हम वर्क कैलकुलेट करेंगे।